स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं गिरीश कर्नाड। तो सबसे पहले हम उनके बारे में जानते हैं। तो अगर उनकी बर्थ और अर्ली लाइफ की बात करें तो जो गिरीश कर्नाड थे उनका जन्म 19 मई 1938 को मैथरन महाराष्ट्र में हुआ था। और वो जो ग्रू अप पले बड़े हैं वो सिरसी में, धारवाड़ कर्नाटका में, और पैदा महाराष्ट्र में हुए, लेकिन उनका जो बर्थ पीरियड था जहाँ पर वो रहे हैं और जहाँ उनका समय बीता है वो कर्नाटका था। उनके पेरेंट्स थे रघुनाथ कर्नाड जो एक डॉक्टर थे, और उनकी माता का नाम था कृष्णाबाई कर्नाड जो एक सोशल वर्कर थी। और ग्रेजुएट उन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में जो है ग्रेजुएशन की है कर्नाटका यूनिवर्सिटी धारवाड़ से, जहाँ पर उनकी लाइफ बीती है। और बाद में हायर स्टडीज़ के लिए वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ भी गए और वहाँ पर वो रोड स्कॉलर एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टडीज़ फिलॉसफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो ये तीनों जो है इन्होंने वहाँ से की है। अब अगर हम उनके करियर की बात करें तो कर्नाड वाज अ प्ले राइट, एक्टर, डायरेक्टर एंड स्कॉलर। रोड मेनली इन कन्नड़ा, उन्होंने कनाडा में ही ज़्यादातर लिखा है, बट हिज प्लेस वर ट्रांसलेटेड इन सेवरल लैंग्वेजेस, लेकिन उनके प्लेस को कई सारी लैंग्वेजेस में जो है ट्रांसलेट किया गया है। प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग मॉडर्न इंडिया ड्रामा पोस्ट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जो मॉडर्न इंडिया के जो ड्रामा थे उनको एक अलग शेप देने का जो काम किया है वो गिरीश कर्नाड जी ने ही किया है। अब उनके हम कुछ प्लेस की बात करें तो उन्होंने काफ़ी सारे प्लेस लिखे हैं, जैसे ययाति 1961, तुगलक 1964, है वंदना 1971, नागा मंडाला 1988, टेल डांडा 1990, द फायर एंड द रेन 1995 एंड ब्रोकन इमेजेस 2004। ययाति जो उनका 1961 में आया था ये महाभारत पर जो था बेस्ड है। इसमें उन्होंने यूथ में जो हमारे अंदर जो वीकनेस और डिज़ायर के कारण जो कमियां रह जाती हैं उसको एक्सप्लोर किया है। तुगलक जो है उनका हिस्टोरिकल प्ले है जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक पर जो है बेस्ड है। ये एन एलिगरी ऑफ नेहरूज इंडिया, कि नेहरू जी ने जो बताया कि मेरा भारत है उसके ऊपर एक एलिगरी भी है। हयावंदना जो है हम आगे पढ़ने वाले भी हैं, 1971 में आया था, और इसमें मिथ और फोक एलिमेंट्स जो हैं उनका कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसमें आइडेंटिटी और इनकम्प्लीटनेस की जो है वो देखने को मिलती है। नागा मंडाला एक फेमिनिस्ट रिटेलिंग फॉकटेल है जिसमें लव, पेट्रियार्ची और इमेजिनेशन को एक्सप्लोर किया जाता है। टेल डांडा 1990 बेस्ड ऑन बसवनाज रिफॉर्म मूवमेंट, क्रिटिक कास्ट एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस। द फायर एंड द रेन 1995 ये भी महाभारत से ली गई है, एग्जामिन एम्बिशन एंड ह्यूमन सफरिंग। ब्रोकन इमेजेस 2004 में आई थी, साइकोलॉजिकल प्ले है, आइडेंटिटी और स्प्लिट सेल्फ ऑफ अ राइटर। अब अगर हम इनके थीम एंड स्टाइल की बात करें कि इनका लिखने का तरीका कैसा था, सो री इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथ एंड हिस्ट्री फॉर मॉडर्न रेलिवेंस, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिटी। ये ज़्यादातर मिथ हिस्ट्री से रिलेटेड अपने प्लेस लिखते थे और आइडियलिज्म और रियलिटी में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको दिखाते थे। एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी एंड इनकम्प्लीटनेस, ये सब इनके प्लेस में हमें देखने को मिलता है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव एंड पोर्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग वुमन कैरेक्टर, मतलब औरतों को काफ़ी बढ़ावा देते थे और जिनके जो कैरेक्टर्स थे वो काफ़ी, जो औरतें उनमें दिखाई जाती थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती थी। ब्लेंडिंग ऑफ क्लासिकल, फोक एंड मॉडर्न थिएट्रिकल फॉर्म, इन सब का मिक्सचर इसमें देखने को मिलता है। और जो टेक्निक ये यूज़ करते थे वो तो सिम्बॉलिज्म, आयरनी एंड एलिगरी, ये इनके प्लेस में देखने को मिलती है। अब थिएटर और सिनेमा में अगर इनके कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो रिवाइव इंडियन थिएटर थ्रू इनोवेटिव यूज ऑफ मिथ एंड कंटेम्प्रेरी इशूज। मिथ और कंटेम्प्रेरी इशूज में उस समय जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उन सबको मिथ के साथ मिलाकर एक अलग ही इनोवेटिव जो है वो ये यूज़ करते थे। और प्रमोटेड कन्नड़ थिएटर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे और नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। एक्टेड इन, ये एक्टर भी थे तो ये एक्ट भी करते थे, डायरेक्ट भी करते थे, जैसे कि मंथन, स्वामी, उत्सव एंड एक द टाइगर, ये सब इनके द्वारा जो है इसमें एक्ट और डायरेक्ट इनके द्वारा ये मूवीज़ की गई हैं। इन्होंने संगीत नाटक अकेडमी में जो है चेयरमैन के तौर पर भी सर्व किया है और FTI फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं।
अवार्ड एंड ऑनर की बात करें तो 1998 में इनको जनपित अवार्ड दिया गया था, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। 1974 में इनको पद्मश्री दिया गया और 1992 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनको 1972 में मिला था। फिल्म फेयर अवार्ड मिला इन्हें फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले मंथन। और क्रिटिकल एप्रिसिएशन की बात करें तो कंपेयर टू प्ले राइट लाइक वॉल सोयंका एंड T.S. इलियट फॉर मिथ मॉडर्न फ्यूजन नॉन फॉर इंटेलेक्चुअल डेप्थ। तो अगर हम इन दो राइटर से कंपेयर करें तो इनके वर्क में हमें इंटेलेक्चुअल डेप्थ ज़्यादा देखने को मिलती है, ड्रामेटिक इंटेंसिटी मिलती है, लिंग्विस्टिक रिचनेस यानी कि भाषा को बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। His work questioned moral, political and social structure of modern India. Next, death and legacy. So, died on 10th June 2019 in Bengaluru, Karnataka में इनकी डेथ हुई है। Left a powerful legacy in Indian drama and cinema. अपने पीछे काफ़ी पावरफुल लेगेसी जो है छोड़ कर गए हैं। Continue to inspire playwright, actors, scholars globally. ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है ये क्या करते हैं, अभी भी इंस्पायर करते हैं। इनके वर्क को पढ़ के लोग काफ़ी इंस्पायर होते हैं और उसके थ्रू काफ़ी कुछ लिखते हैं। समरी ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करें तो कर्नड मॉडर्नाइजेशन इंडियन ड्रामा वाइल स्टेइंग रूटेड इन ट्रेडिशन। ट्रेडिशन में रहते हुए इन्होंने जो कर्नड है उसको क्या किया है, मॉडर्नाइज किया है। यूज मिथ एंड फॉकलॉर टू एक्सप्रेस कंटेम्प्रेरी ट्रूथ। उस समय के जो ट्रुथ, सच्चाई या उसे दिखाने के लिए इन्होंने मिथ का और फॉकलॉर का यूज़ किया, यानी पुरानी कहानियों का यूज़ किया है। रिमेन वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्रामेटिस्ट एंड थिंकर्स इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ये हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के फाइनेस्ट ड्रामेटिस्ट कहे जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इनका प्ले हायवदाना। ये इनका मोस्ट सेलिब्रेटेड प्ले है ग्रीश कर्नड का, जो 1971 में आया था। ये इन्होंने ओरिजिनली कन्नड़ में ही लिखा है, लेकिन बाद में इसको जो है ट्रांसलेट किया गया किसमें, इंग्लिश में, और इन्होंने खुद ही ट्रांसलेट इसको किया था। द प्ले ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन मैथोलॉजी, फोक ट्रेडिशन एंड वेस्टर्न लिटरेरी इन्फ्लुएंस। देखिए जब ये प्ले है इसमें इन्होंने जो है कहाँ से इंस्पिरेशन लिया इस प्ले को लिखने की, इंडियन मैथोलॉजी से और जो समय के जो ट्रेडिशन थे उससे, लेकिन इसमें साथ ही साथ वेस्टर्न लिटरेरी का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। मोस्ट नोटेबली कौन सी नॉवल का जो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है वेस्टर्न से, वो है थॉमस मैनन की नोवेला द ट्रांसपोर्ट हैड एंड द टेल फ्रॉम कत्थर सिरगिर। देखिए उसमें भी क्या होता है कि दो इंसानों के सर जो है आपस में चेंज हो जाते हैं, तो इसीलिए इनकी जो नॉवल है द ट्रांसपोर्ट हैड, वहाँ से उसका इन्फ्लुएंस भी इस पर देखने को मिलता है। कर्नड ने जो फॉर्म यूज़ की है वो फोक थिएटर है, टू एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्स थीम ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी एंड द सर्च फॉर कम्प्लीटनेस। की एक इंसान जो है अपनी आइडेंटिटी को ढूंढता है और अपने आप को पूरा करने की कोशिश करता है। थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिथ, मैजिक एंड रियलिज्म ही एक्सपोजेज द एटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट इन ह्यूमन लाइफ। इन्होंने जो मिथ, मैजिक और रियलिज्म का यूज़ करके ये दिखाया है कि इंसान की जो बॉडी है, जो माइंड है, जो स्पिरिट है, वो ह्यूमन लाइफ में उसमें आपस में कितना मतभेद रहता है। वो सोचता कुछ है, करना कुछ चाहता है, देखता कुछ है। और दूसरी बात करें अगर इसकी बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट की, तो ड्यूरिंग द 1960-70s इंडियन ड्रामा विटनेस अ रिवाइवल थ्रू प्ले राइट लाइक विजय तेंदुलकर, मोहन राकेश एंड बादल सेरेकर। 1960s और 70 में इन तीनों जो प्ले राइट थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें बदलाव किया था। उस समय के जो ड्रामा था उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया था और उस सब का इफेक्ट भी जो है ग्रीश कर्नड के ऊपर पड़ा है। कर्नड का कंट्रीब्यूशन क्या था, तो कर्नड का कंट्रीब्यूशन ये था कि कंट्रीब्यूशन वॉज टू ब्रिंग इंडियन मिथ इनटू मॉडर्न साइकोलॉजी। उन्होंने मॉडर्न साइकोलॉजी में इंडियन मिथ का यूज़ किया है और उसे एक फिलोसफिकल फ्रेमवर्क में बनाया है। इन हायवदना ही एक्सप्लोर क्वेश्चन ऑफ सेल्फहुड, इनकम्प्लीटनेस एंड द फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसमें उन्होंने सवाल उठाए हैं खुद पर कि इंसान क्या है, इनकम्प्लीट है, मतलब खुद को पूरा समझता है लेकिन फिर भी उसके अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ मतभेद चलता रहता है। और इसमें पोस्ट कॉलोनियल इंडियन आइडेंटिटी क्राइसिस का भी जो है जिक्र किया गया है, जहाँ पे ट्रेडिशन और मॉडर्निटी है वो आपस में क्या होता है, उनके बीच में मतभेद होता है। अब इसकी अगर डिटेल समरी की बात करें तो इसका एक्ट 1 जो है वो स्टार्ट होता है किससे, द प्ले बिगन विद द भगवता। भगवता इसमें कौन है, एक नरेटर है जो लॉर्ड गणेशा को इन्वोक करता है और कहता है कि आकर इस प्ले को क्या करो, ब्लेस करो। ही इंट्रोड्यूसेस द स्टोरी ऑफ देवदत्ता एंड कपिला। इसमें एक देवदत्त है और एक कपिला है।
तो टू क्लोज फ्रेंड, दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, हु रिप्रेजेंट इंटेलेक्ट एंड फिजिकल स्ट्रेंथ रिस्पेक्टिवली। तो एक को इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या दिखाया गया है कि दिमाग से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और दूसरा जो है शरीर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इन दोनों फ्रेंड्स की ये जो है स्टोरी है। अब जो देवदत्त है, देवदत्त क्या है, एक स्कॉलरी ब्राह्मण है। देवदत्त एक ब्राह्मण है, पोएट है, जो पद्मिनी से प्यार करने लग जाता है। पद्मिनी जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, इंटेलिजेंट वूमेन है, और जो कपिल है वो उनकी शादी का जो है अरेंजमेंट करता है। और बट आफ्टर द वेडिंग, लेकिन शादी के बाद क्या होता है, बोथ देवदत्त एंड पद्मिनी स्टार्ट फीलिंग इनकम्प्लीट। उन दोनों को क्या लगता है कि वो दोनों क्या हैं, इनकम्प्लीट हैं। देवदत्त एनवीज कपिल स्ट्रेंथ। अब जो देवदत्त है वो कपिल की स्ट्रेंथ से जो है बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग जाता है, क्योंकि देवदत्त क्या है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन कपिल क्या है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है लेकिन ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। वाइल पद्मिनी एडमायर कपिल मैस्कुलिनिटी। अब जो पद्मिनी है वो कपिल की मैस्कुलिनिटी यानी कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा एडमायर करती है। दिस सेट अप द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लव, जेलसी एंड इनकम्प्लीटनेस। तो एक काफ़ी इंटेलिजेंट है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, दूसरा स्ट्रॉन्ग है पर इंटेलिजेंट नहीं है। तो इसकी वजह से क्या वो एक दो खुद को क्या फील करने लग जाते हैं, इनकम्प्लीट फील करने लग जाते हैं, जिसके कारण इस प्ले में लव, जेलसी और इनकम्प्लीटनेस देखने को मिलती है। अब एक्ट सेकंड में क्या होता है कि पद्मिनी नाउ मैरिड, जो अब शादीशुदा है, कंटिन्यू टू एडमायर कपिल। अभी भी कपिल को, मतलब शादी उसकी देवदत्त से हुई लेकिन इसको एडमायर कर रही है, कपिल को एडमायर कर रही है। विच कॉजेज टेंशन बिटवीन द टू मैन। इसके कारण दोनों आदमियों में क्या हो जाती है, टेंशन आ जाती है, दोनों में मतभेद स्टार्ट हो जाते हैं। ऑन देयर वे टू कपिल्स विलेज, जब वो कपिल के विलेज वापस जा रहे होते हैं शादी के बाद, देवदत्त बिकम जेलस एंड किल हिमसेल्फ एट गॉडेस कालीज टेम्पल। वो इतना ज़्यादा जेलस हो जाता है कि खुद को जाकर माता काली के मंदिर में उनके सामने अपने आप को मार देता है, बाय कटिंग ऑफ हिज हेड, खुद के सर को वो काट लेता है। कपिल जो उसे ढूंढता हुआ आता है, वो भी अब उसे गिल्ट होता है कि इसने तेरी वजह से क्या किया, खुद को मार लिया, तो वो भी अपने आप को मार देता है। अब जब वहाँ पद्मिनी पहुँचती है तो पद्मिनी टेरिफाइड एंड ग्रीफ सिकन, अब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा दुख में डूब जाती है। तो वो माता से क्या करती है, काली से प्रे करती है, जो उन्हें एक, वहाँ पर जब माता आती हैं तो वो उन्हें एक वरदान देती है कि मैं इनको जिंदा कर दूंगी, तुम्हें क्या करना होगा, इनके सरों को आपस में जोड़ना होगा, इनके जो सर हैं उनको क्या कर दो, तुम आपस में जोड़ दो। अब इन कन्फ्यूजन, अब कन्फ्यूजन हो जाता है तो पद्मिनी क्या करती है, एक्सीडेंटली प्लेसेस देयर हेड ऑन द रॉन्ग बॉडीज। तो वो दोनों के शरीर, मतलब दोनों के जो सर हैं वो गलत बॉडी से जोड़ देती है। व्हेन बोथ मैन अवेकन, अब जब दोनों इंसान जागते हैं, दे आर्ग्यू अबाउट हु इज पद्मिनीज ट्रू हस्बैंड, की पद्मिनी का असली पति कौन है। द वन विद देवदत्त हैड और हिज बॉडी, अब देवदत्त का सर किस पर लगा हुआ है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग कपिल की बॉडी पर, और कपिल का सर कहाँ लगा हुआ है, देवदत्त की बॉडी पर। तो वो कहता है कि ये किसकी वाइफ है, कि तो द ऋषि लेटर रूल्स, तो वहाँ पर एक ऋषि आते हैं, वो आकर कहते हैं कि द मैन विद द देवदत्त हैड इज हर रियल हस्बैंड, कि जो जिस बॉडी के सर पे देवदत्त का सर लगा हुआ है वही उसका पति है। एज द हेड रिप्रेजेंट आइडेंटिटी, क्योंकि सर से ही हमें क्या पता लगती है, आइडेंटिटी और इंटेलेक्ट का पता चलता है, यानी कि जो बुद्धिमान होता है वही रूल करता है। अब यहाँ पर एक्ट सेकंड खत्म होता है और एक्ट थर्ड जो है वो स्टार्ट होता है। द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस बिटवीन देवदत्त एंड कपिल कंटिन्यू। अब जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस है वो देवदत्त और कपिल के बीच में जारी रहता है। देवदत्त बॉडी बिकम वीक, देवदत्त की बॉडी क्या होती है, धीरे धीरे वीक हो जाती है, वाइल कपिल टेक ऑन एन एस्ट्रक्ट लाइफस्टाइल। अब क्या होता है कि उसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग बॉडी तो मिल जाती है देवदत्त को, लेकिन उसका लाइफस्टाइल चेंज नहीं होता, जिसके कारण जो उसकी बॉडी थी वो दोबारा क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। लेकिन कपिल जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, जो मेहनत करता था, उसकी बॉडी फिर से क्या हो जाती है, अपनी लाइफ को जीते जीते फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अब फिर बात वहीं आ जाती है। तो पद्मिनी कॉट बिटवीन द टू, और पद्मिनी इन दोनों के बीच में फंस जाती है। फील एलिनेटेड, वो अपने आप को अकेला समझती है, और कॉन्फ्लेटेड, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। एवेंचुअली ट्रेजेडी स्ट्राइक, उसके बाद क्या होता है, ट्रेजेडी होती है। बोथ मैन डाई इन अ फाइट, अब दोनों आदमी जो हैं आपस में लड़ते हैं और मारे जाते हैं। एंड पद्मिनी कमिट सती ऑन देयर फ्यूनरल पार, और जो पद्मिनी है वो क्या करती है, उनकी चिता पर खुद को सती कर लेती है, यानी उनकी चिता पर बैठ जाती है।
इन द एंड आखिर में बताया जाता है द सब प्लॉट ऑफ हयावदना, उसमें साथ साथ एक सब प्लॉट भी चलता है कि हॉर्स हेडेड मैन, एक हॉर्स हेडेड मैन आता है यानी कि इंसान होता है जिसका सर पे एक हॉर्स का हेड लगा होता है। सीकिंग कंप्लीटनेस, वो अपने आप को पूरा समझता है। रीचेज रेजोल्यूशन, तो उससे वो बताता है कि अब मैं अपने पूरी तरह अपने रेजोल्यूशन एंड रिजल्ट पर पहुंच चुका हूँ। हयावदना टर्न कम्प्लीटली इनटू अ हॉर्स सिम्बलाइजिंग द एब्सर्डिटी एंड आयरनी ऑफ ह्यूमन डिजायर फॉर परफेक्शन। तो स्टार्टिंग में इसमें एक सब प्लॉट चलता रहता है जिसमें एक इंसान होता है जिसका घोड़े का सर, जिसमें हॉर्स हेडेड मैन होता है यानी कि एक आदमी होता है जिसका सर घोड़े का होता है। तो वो सोचता है कि मुझे पूरी तरह इंसान बनना है, मुझे पूरी तरह घोड़ा बनना है। तो लास्ट में उसे अपना जो है वो रेजोल्यूशन तो पहुंचता है और वो कहता है कि मुझे पूरी तरह से घोड़ा ही बनना है, क्योंकि उसे लगता है कि ह्यूमन की जो डिज़ायर है परफेक्शन की वो बहुत ज़्यादा है। तो वो कितना भी परफेक्ट हो जाए वो खुद को कभी परफेक्ट नहीं मानता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि मुझे तो घोड़ा ही बना दो। तो थीम और एनालिसिस की बात करें तो आइडेंटिटी एंड इनकम्प्लीटनेस की इसमें बात की गई है। आइडेंटिटी दिखाई गई है कि जिसका सर होता है वही जो है उसकी आइडेंटिटी होती है, और इनकम्प्लीटनेस की वो कभी भी खुद को फील मतलब इंटेलिजेंट है लेकिन फिर भी अपने आप को इनकम्प्लीट मानता है। वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है फिर भी अपने आप को इनकम्प्लीट मानता है और दूसरों से क्या रखते हैं, जेलसी रखते हैं। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड अ मैन्स एटर्नल क्वेस्ट फॉर कंप्लीटनेस। तो इसमें बताते हैं कि इंसान का इसकी जो सेंट्रल प्ले वो ये है कि इंसान हमेशा कंप्लीटनेस के लिए क्या करता रहता है, क्वेस्ट, अपनी यात्रा को जारी रखता है। थ्रू देवदत्त, कपिल एंड पद्मनी, कर्नड शोड दैट ह्यूमन बींग्स आर ब्लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिजायर। इन दिनों के थ्रू गिरीश कर्नाड ने ये दिखाया है कि इच्छाएं जो हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि जो कभी ख़त्म नहीं होती। इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल, इमोशनल एंड रेशनल, ये सारी चीज़ें जो है आपस में क्लैश करती रहती हैं। बॉडी वर्सेस माइंड इसमें दिखाया गया है कि द हेड बॉडी ट्रांसपोजिशन इज अ प्रोफाउंड क्वेश्चन, इज अ पर्सन डिफाइंड बाय द माइंड और द बॉडी, कि एक इंसान माइंड के थ्रू जो है डिफाइन किया जाए या फिर बॉडी के थ्रू किया जाए। द प्ले सजेस्ट डेट नीदर कैन एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, कि कुछ भी कंप्लीट नहीं है। ट्रू आइडेंटिटी लाइज इन हारमोनी ऑफ बोथ, कि दोनों की हारमोनी यानी कि दोनों को जो है संतुष्टि हो, उसी में जो है ट्रू आइडेंटिटी है। फेमिनिज्म एंड डिजायर, पद्मनी रिप्रेजेंट द मॉडर्न वुमन, ये मॉडर्न वुमन को दर्शाती है, हु रिफ्यूज टू कन्फर्म टू पेट्रियार्चल आइडियल्स, जो पेट्रियार्चल आइडल्स को मानने से पूरी तरह से इनकार कर देती है। तो वो एज अ मॉडर्न वुमन जो है इसमें दिखाई गई है। हर अट्रैक्शन टू बोथ मैन, वो दोनों आदमियों की तरफ अट्रैक्टेड थी, वन फॉर एक की इंटेलेक्ट के लिए, दूसरे की फिजिकलिटी के लिए। तो रिप्रेजेंट फीमेल एजेंसी एंड सेक्शुअल ऑटोनॉमी, अ बोल्ड थीम इन इंडियन ड्रामा, एक तरह की बोल्ड थीम है इंडियन ड्रामा में। तो फोकलोर एंड मॉडर्निटी, कर्नड ब्लैंड फोक नरेटिव एलिमेंट सच एज मास्क, सॉन्ग, कोरस एंड मिथ, इन सबको यूज करके उन्होंने फोकलोर को जो है इसमें यूज किया गया है विद मॉडर्न साइकोलॉजिकल रियलिज्म, क्रिएटिंग अ यूनिक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस, एक तरह का थिएट्रिकल एक्सपीरियंस जो है इसमें उन्होंने क्रिएट किया है। सिम्बोलिज्म की बात करें तो हयावदना जो है, हयावदना का मीन्स होता है हॉर्स मैन, जिसका सर हॉर्स का है, बॉडी मैन की है। सिंबल ऑफ इनकम्प्लीट, वो क्या है, इनकम्प्लीट इसमें दिखाया गया है। एंड द फ्रेगमेंटेड सेल्फ, खुद को उसने बांटा हुआ है, दो पार्ट में बटा हुआ है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या बनना है, बट एंड में वो खुद को हॉर्स में जो है अपने आप को चेंज कर लेता है। गॉडेस काली इसमें दिखाई गई हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं डिवाइन पावर को। डेट रिस्टोर लाइफ, जो जिंदगी को वापस जो है रिस्टोर कर देती है, यानी वापस उसमें जान डाल देते, लेकिन हारमनी, शांति नहीं डाल पाती। हेड, क्योंकि वो तो इंसान के हाथ में है। हेड बॉडी एक्सचेंज जो इसमें दिखाया गया है कि दोनों के सर आपस में बदले हैं। सिंबल ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस, अब वहाँ पर इसकी वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है, पहचान की जो है प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। करेक्टर एनालिसिस की बात करें तो जो देवदत्त है वो रिप्रेजेंट इंटेलेक्ट, बुद्धि को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है और इमोशनल वीकनेस को दिखाता है। सिम्बलाइज द मॉडर्न मैन टॉर्न बिटवीन नॉलेज एंड जेलसी, मतलब नॉलेज है लेकिन जेलसी और नॉलेज के बीच में फंसा हुआ है। हिज इनसिक्योरिटी लीड टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जिसके कारण वो खुद का ही विनाश कर लेता है। कपिल एम्बॉडमेंट स्ट्रेंथ, उसमें स्ट्रेंथ है, इंस्टिंक्ट है, लॉयल्टी है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट एंड अर्थी इन नेचर, येट वनरेबल टू इमोशनल टर्मोइल, लेकिन वो क्या है, इमोशनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हिज ट्रेजिक फेट रिफ्लेक्ट द इम्बैलेंस बिटवीन हार्ट एंड रीजन, वो दिल और रीजन के बीच में फंसा रहता है। पद्मनी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो इंटेलिजेंट है, सेंशुअल है और असर्टिव है। हार्ट डिज़ायर फॉर बोथ माइंड एंड बॉडी, उसे दोनों चीज़ चाहिए जो सोशल नॉर्म को क्या करती है, चैलेंज करती है, क्योंकि वो एक साथ दो आदमियों के साथ नहीं रह सकती। बिकॉज ट्रेजिक सिंबल ऑफ ह्यूमन इनकम्प्लीटनेस, तो इससे पता लगता है कि ये सारे के सारे क्या हैं, कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। हयावदना एक हॉर्स हेडेड मैन है जो अपनी
बॉडी को पूरी तरह से ह्यूमन बनाना चाहता है। हिज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ कंप्लीट हॉर्स सर्व एज आर्य, लेकिन बाद में वो अपने आप को किस में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, हॉर्स में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तो ये एक आयरनी है। ओनली द नॉन ह्यूमन अचीव होलनेस, तो उन्हें लगता इसके थ्रू बताया कि जो ह्यूमन नहीं है वो उन्हीं में कंप्लीटनेस है। रिप्रेजेंट द एब्सर्डिटी ऑफ परफेक्शन। भगवता द नरेटर एंड कमेंटर, इसमें जो नरेटर हैं कनेक्ट मिथ विद फिलोसफी, वो मिथ को किससे जोड़ते हैं, फिलोसफी से जोड़ते हैं। एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द प्ले, और इस प्ले को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। स्टाइल और टेक्निक की बात करें तो यूज़ ऑफ फोक थिएटर, इसमें फोक थिएटर का यूज़ किया गया है। ब्रेकिंग ऑफ द फोर्थ वॉल थ्रू नरेटर इंटरेक्शन, जिससे वो चौथी दीवार को तोड़ते हैं, किसके इंटरेक्शन से, नरेटर के इंटरेक्शन से। इसमें फैंटेसी मिथ और रियलिज्म का जो है ब्लेंड देखने को मिलता है। सिम्बॉलिक एंड नॉन लाइनर नरेटिव स्ट्रक्चर का इसमें यूज़ किया गया है, जैसे कि सॉन्ग, मास्क एंड ह्यूमर टू कन्वे फिलोसफिकल ट्रूथ, एक तरह की सच्चाई दिखाई गई है। अब अगर इसमें इंपॉर्टेंट कॉर्ड्स की बात करें तो द हेड इज़ द सुपीरियर टू द बॉडी, कि बॉडी से बड़ा कौन है, हेड है। इट इज़ द सीट ऑफ आइडेंटिटी। इट इज़ पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू हैव टू आइडेंटिटीज़, क्या एक इंसान के लिए दो आइडेंटिटीज़ होना पॉसिबल है। द स्टोरी ऑफ द हायवदना इज नॉट अबाउट हॉर्स और मैन, ये किसी हॉर्स या मैन की कहानी नहीं है, बट अबाउट द सर्च फॉर कंप्लीटनेस, लेकिन किसकी कहानी है, कंप्लीटनेस की सर्च की कहानी है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन की बात करें तो हायवदना इज रिगार्डेड एज अ मास्टरपीस ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर, इसका एक मास्टरपीस जो है माना जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हायवदना इज रिगार्डेड एज अ मास्टरपीस ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर। क्रिटिक जो है उसने इसको एडमायर किया है कर्नड की एबिलिटी को, कि उन्होंने ट्रेडिशनल इंडियन स्टोरी टेलिंग को मॉडर्न एग्जिट कंसर्न से जोड़ा है। इट इज़ ऑफन कंपेयर टू द वर्क ऑफ वॉल्सवेनकी एंड जीन पॉल सार्टे फॉर इट फिलोसफिकल अंडरटोन्स। हमने देखा है कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इन दोनों के प्ले भी इस तरह के हैं, तो उसी से इसलिए उन्होंने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी इसमें देखने को मिलता है। द प्ले रिडिफाइन इंडियन ड्रामा बाय यूजिंग इंजीनियस नैरेटिव फॉर्म टू एड्रेस यूनिवर्सल ह्यूमन डिलेमा। तो कंक्लूजन यही है कि थ्रू हायवदना कर्नड रिप्रेजेंट द ह्यूमन कंडीशन एज इनहेरिटेड फ्रेगमेंट कंप्लीट। तो इसमें ये दिखाया गया है कि जो कर्नड है उन्होंने ये दिखाया है इस प्ले के थ्रू कि इंसान में कितनी भी खूबियाँ हो, कहीं ना कहीं वो खुद को इनकम्प्लीट मानता है और उसकी डिज़ायर इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमेशा अपने आप को इनकम्प्लीट मानता है, और कंप्लीटनेस के लिए वो हमेशा क्या करता है, भागता रहता। स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़, और एमसीक्यूज़ करने भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी हमने पढ़ा है वो एमसीक्यूज़ तरह हमें रिवीजन हो जाता है। सो हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्ले हायवदना। हायवदना का ऑथर कौन है, ए बादल सिरकर, बी मोहन राकेश, श्री गिरीश कर्नड और डी विजय तेंदुलकर। सो राइट आंसर इज सी, गिरीश कर्नड। तो गिरीश कर्नड जो है हमारे क्या हैं, इसके ऑथर हैं, राइटर हैं। हायवदना इज प्राइमरली बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम विच एंशिएंट कलेक्शन, कौन से एंशिएंट कलेक्शन पर जो है ये स्टोरी बेस्ड है। ए रामायण, बी महाभारत, सी कथा सारिता सागर और डी पंचतंत्रा। सो राइट आंसर इज सी, कथा सारिता सागर पर जो है ये बेस्ड है। द प्ले ओपन विद प्रेयर टू विच डिटी, जब इस प्ले की स्टार्ट होती है तो इसमें कौन सी जो नरेटर है वो किसको इन्वोक करता है, कौन सी डिटी या भगवान को जो है इन्वोक करता है। ए शिवा, बी विष्णु, सी गणेशा और डी ब्रह्मा। सो राइट आंसर इज सी, गणेशा। तो वो गणेशा को जो है इन्वोक करते हैं और कहते हैं कि आइए और हमारे प्ले को ब्लेस कीजिए। व्हाट इज द सेंट्रल सिम्बॉलिकल प्रॉब्लम एक्सप्लोर्ड इन द प्ले, कौन सी प्रॉब्लम को जो है सिम्बॉलिकली इसमें एक्सप्लोर किया गया है। ए द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड लव, बी द सर्च फॉर पॉलिटिकल पावर, सी द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड माइंड या फिर आइडेंटिटी, डी द नेचर ऑफ इल्यूजन। सो राइट आंसर इज सी, द रिलेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी इनकम्प्लीटनेस की जो है इसमें सर्च होती रहती है। हाउ इज द टाइटल कैरेक्टर हायवदना डिस्क्राइब, हायवदना का मीन्स होता है हॉर्समैन, तो उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है। अ मैन विद अ हॉर्स बॉडी एंड अ मैन्स हेड, अ हॉर्स विद अ मैन्स बॉडी, अ मैन विद अ हॉर्स हेड, या हॉर्स डेट कैन स्पीक ह्यूमन लैंग्वेज। सो राइट आंसर इज सी, अ मैन विद अ हॉर्स हेड। एक आदमी होता है जो प्ले के स्टार्टिंग में भागा भागा भी आता है, जिसके सर पर क्या लगा होता है, घोड़े का सर होता है, और वो पूरी तरह इंसान बदलना चाहता है, लेकिन आयरनी ये है कि लास्ट में पूरी तरह वो घोड़े में ही चेंज होना पसंद करता है। हु इज द नरेटर एंड सूत्रधार या स्टेज मैनेजर ऑफ द प्ले, कौन है। ए देवदत्त, बी पद्मनी, सी भगवता और डी द डॉग। सो राइट आंसर इज सी, भगवत। तो भगवत कौन था, इसका नरेटर है। देवदत्त इज बेस्ट कैरेक्टराइज एज, देवदत्त को हम इसमें कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। अ मास्टर स्वर्ड्समैन, an intellectual and poet, C a cynical hermit और D a powerful king.
सो राइट आंसर इज बी, एन इंटेलेक्चुअल एंड पोएट। वो काफ़ी इंटेलिजेंट था और एक कवि भी था, लेकिन फिजिकली वीक था। कपिला इज बेस्ट कैरेक्टराइज एज अ वेल्दी मर्चेंट, अ स्ट्रॉन्ग लेबरर एंड रेसलर, सी अ कनिंग प्रीस्ट, और डी अ रिनोन्ड स्कॉलर। सो राइट आंसर इज बी, अ स्ट्रॉन्ग लेबरर एंड रेसलर, जिसकी वजह। व्हाट इज द नेम ऑफ द वुमन बोथ देवदत्त एंड कपिला लव? उस वुमन का नाम क्या था जिससे दोनों प्यार करते थे? ए मोहिनी, बी कमला, सी पद्मनी, और डी नलिनी। सो राइट आंसर इज सी, पद्मनी। वो पद्मनी से प्यार करते थे, और जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमन या मॉडर्न वुमन भी हम इसमें दिखाई गई है। What action does पद्मनी परफॉर्म एट द काली टेम्पल डेट लीड टू द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट? उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट यानी परेशानी जो है इसमें आई? शी प्रेज फॉर अ चाइल्ड, शी चैलेंजेस द गॉडेस, शी स्विचेस द हेड ऑफ द टू डेड मैन, शी स्टील द सेक्रेट स्वॉर्ड। तो उसने क्या किया था? दोनों बॉडीज के हेड को जो है आपस में स्विच कर दिया था। आफ्टर द हेड एक्सचेंज विच न्यू पेयरिंग इज एस्टेब्लिश्ड? शरीर बदलने, हेड बदलने के बाद कौन सा पेयर जो है बना? देवदत्त हेड ऑन कपिल बॉडी, कपिल्स हेड ऑन देवदत्त बॉडी, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, दोनों के सिर जो है आपस में बदल गए थे। फॉलोइंग द स्विच हुज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बिकम डोमिनेंट इन द मैरिज? किसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है शादी में जो है डोमिनेंट बनी? ए देवदत्त द पोएट्स बॉडी, कपिल द रेसलर बॉडी, सी अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ बोथ, एंड डी पद्मनी ऑन प्रेफरेंस। राइट आंसर इज बी, कपिल। कपिल जो रेसलर था उसकी बॉडी जो है बाद में स्ट्रॉन्ग बनी। वेयर डू देवदत्त, कपिल एंड पद्मनी गो टू लिव आफ्टर द स्विच कॉज कन्फ्यूजन? तीनों की जब स्विच की वजह से जो परेशानी हुई तो उस कन्फ्यूजन को लेकर वो कहाँ गए? ए द सिटी, बी द फॉरेस्ट जंगल, सी द टेम्पल, और डी माउंटेन। सो राइट आंसर इज बी, द फॉरेस्ट जंगल। वो जंगल में गए थे और वहाँ किससे मिले थे? एक ऋषि से मिले थे। वट डज द चाइल्ड बॉर्न टू पद्मनी रिजेंबल फिजिकली? जो बच्चा पद्मनी को हुआ वो फिजिकली किसको रिजेंबल करता था? ए देवदत्त बॉडी, बी कपिल सोल्ड बॉडी, सी नीदर ही इज नॉर्मल, और डी हायावदाना। सो राइट आंसर इज सी, नीदर। किसी को नहीं करता था, वो एक नॉर्मल बच्चा था। हाउ डू देवदत्त एंड कपिल रिजॉल्व देयर फाइनल फैटल कॉन्फ्लिक्ट? लास्ट में उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम थी उसको कैसे सॉल्व किया? दे एग्री टू शेयर पद्मनी, they seek the guidance of a guru, they leave Padmani and become ecstatic, they fight and kill each other in a duel। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने आपस में लड़े और एक दूसरे को मार लिया। The fate of Padmani at the end of the play is, लास्ट में पद्मनी का क्या भाग्य रहा, क्या हुआ? She becomes a queen, she is forgiven by the goddess, she commits sati on the funeral pyre, she marries the child's guardian। So right answer is C, she commits sati। उसने क्या किया था? उनकी चिता पर बैठकर खुद को सती कर लिया था। What happened to Hayavadana at the end of the play? Hayavadana का लास्ट में क्या हुआ? यानी जो हॉर्समैन था उसका क्या हुआ? He finally get a man's head, he marries the beautiful woman, he become a complete horse losing his human voice, he turned into a god। So right answer is C, ही बिकम अ कंप्लीट हॉर्स। वो पूरी तरह से हॉर्स से बदल गया, और ये क्या थी? इसकी प्ले की एक आयरनी भी है। द एपिसोड इन्वॉल्विंग द टू डॉल्स दैट स्पीक इज अ डिवाइस यूज्ड बाय कर्नल टू। उन्होंने दो डॉल को दिखाया जो आपस में बात कर रही हैं। ये क्या है? इंट्रोड्यूस अ कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर, रिफ्लेक्ट एंड कमेंट ऑन द सेंट्रल ह्यूमन ड्रामा, फॉर शेडो पद्मनीज डेथ, और डी प्रोवाइड स्टेज डायरेक्शन। सो राइट आंसर इज बी, रिफ्लेक्ट एंड कमेंट ऑन द सेंट्रल ह्यूमन ड्रामा। Which philosophical concept is most strongly satirized or explored through Hayavadana plight? Hayavadana plight. A. The concept of nirvana. B. The search for completeness or perfect identity. C. The doctrine of detachment, or D. The nature of time. So right answer is B, the search for completeness or a perfect identity। एक परफेक्ट आइडेंटिटी के लिए वो क्या करते रहते हैं? सर्च करते रहते हैं। मैं परफेक्ट है, फिर अपने जो उनके पास है उससे खुश नहीं है, और डिज़ायर के कारण एक परफेक्ट आइडेंटिटी उन्हें चाहिए। विच एलिमेंट ऑफ ट्रेडिशन इंडियन थिएटर डज कर्नड हैविली रिले इन हायावदना? कौन सा ट्रेडिशन जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया है? शेडो पपेट्री, द यूज ऑफ भगवत एंड सॉन्ग, डिटेल रिले सेट, और ग्रीक कोरस। तो राइट आंसर इज बी, द यूज ऑफ भगवत एंड सॉन्ग। उन्होंने भगवता और सॉन्ग का बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ किया है। So thank you for watching. Hope you like my video. Please like, subscribe and comment.